एपिसोड 50 अक्षय की बेरुखी पीहू के आशु जंगली चुड़ैल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छी कहानी लिखने की, पर शायद मेरे रीडर्स को यह पसंद नहीं आ रही है, इसलिए अब मैंने कहानी में एक नया मोड़ लाया है। उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आएगा। और रही बात कुहू के बॉयफ्रेंड की, तो उसे आने में अभी 5 एपिसोड लगेंगे, क्योंकि पहले मुझे आप लोगों के सामने एक नया राज खोलना है। रात का समय, मल्होत्रा मेंशन। सब लोग डिनर टेबल पर अक्षय का इंतजार कर रहे थे। तभी वसुधा जी ने गुस्से से कहा, यह नालायक लड़का शादी के बाद भी नहीं सुधरा। अब तो इसकी शादी हो गई है, हमारे लिए ना सही मेरी प्यारी बहू के लिए ही जल्दी आ जाता, पर नहीं, इसे काम के अलावा कुछ नहीं सोचता। वसुधा जी गुस्से से अक्षय की बुराई करते हुए कहने लगी। वसुधा जी की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए नहीं आए, वरना जल्दी आ जाते। वसुधा जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो इस नालायक की साइड लो ही मत बच्चे, और मेरी बात मानो, इसे अच्छे से अपने पल्लू से बांध के रखना, वरना ये नालायक ऑफिस को ही अपना ससुराल बना ले। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी दरवाजे से अक्षय अंदर आया। इस वक्त उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह बिना किसी की तरफ देखे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी वसुधा जी ने कहा, अक्षय ने बिना पीछे पलटे कहा, दादी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह सीधा ऊपर चला गया। पीहू को काफी अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी जब अक्षय उसके सामने आता था तब अक्षय उसे मुस्कुराते हुए देखता था, पर आज अक्षय ने एक नजर उसे देखा भी नहीं। पीहू ने मन ही मन कहा, अक्षय को क्या हो गया है? उसने सोचा कि शायद अक्षु को कोई काम का प्रेशर होगा, इसलिए वह इस तरह से बिहेव कर रहा है। कुछ देर बाद सब लोगों का डिनर हो गया। पीहू मुस्कुराते हुए डिनर की थाली लेकर कमरे में चली गई। उसने पहले ही कुहू को अच्छे से उसके कमरे में सुला दिया था। पीहू जैसे ही कमरे में पहुंची, कमरे की हालत देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि अक्षय कमरे में नहीं था, पर कमरे में हर जगह सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। उसने कहा कि अक्षय कहाँ है? तभी उसकी नजर बालकनी में खड़े अक्षय पर गई। अक्षय शर्टलेस था, उसने सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वह अपनी लाल आंखों से लगातार चांद को देख रहा था। पीहू ने मुस्कुराते हुए खाने की प्लेट टेबल पर रखी और अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह बालकनी में पहुंची, वहां पर धुआं ही धुआं था। उसने हंसते हुए कहा, अक्षु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप कितनी देर से सिगरेट पी रहे हैं? यह गलत बात होती है अक्षु। इतना कहकर पीहू मुस्कुराते हुए अक्षय के पास आई। उसने अक्षय के हाथ से सिगरेट लेने की कोशिश की, तो अक्षय ने अपना हाथ पीछे खींचकर अपनी लाल आंखों से पीहू को देखा। उसकी लाल आंखें देखकर यह एक पल के लिए पीहू डर गई। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अक्षय ने बेरुखी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। अक्षय की आवाज में बेरुखी और गुस्सा नजर आ रहा था। पीहू ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ अक्षु, आप मुझसे नाराज हैं? बताइए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? अक्षय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। पीहू को लगा शायद अक्षय किसी बात से डिस्टर्ब है, इसलिए वह उसे जाने को बोल रहा है। पीहू ने कहा, मैंने टेबल पर खाने की प्लेट लगा दी है, आप आकर खाना खा लीजिए। अक्षय ने कहा, मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। पीहू ने कहा, ठीक है, आप कमरे में आ जाइए। इतना कहकर पीहू कमरे में चली गई। अक्षय बिना पलके झपकाए चांद को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। अक्षय ने चांद को देखते हुए कहा, सोचा था इस बार हमारा रिश्ता सच्चाई और प्यार से शुरू हुआ है, पर नहीं, धोखेबाज की फितरत कभी नहीं बदलती। पिछली बार भी तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बेटी की जान चली गई थी। मुझे आज भी अपनी बेटी की दर्दनाक चीखें याद है, पर शायद तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इतना सोचकर अक्षय की आंखें गुस्से से भर गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट अब तक जलकर उसकी उंगली भी जला चुकी थी, पर उंगली जलने पर भी अक्षय के दिल में जो दर्द था, उस दर्द के आगे अक्षय को उंगली जलने का दर्द महसूस नहीं हुआ। अक्षय सारी रात इसी तरह से बालकनी में खड़ा था। पीहू की नींद लग गई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि अक्षय कमरे में आया ही नहीं। सुबह के करीब 4 बजे अक्षय ने एक नज़र बेड पर सोती हुई पीहू को देखा और अपना ब्लेजर उठाकर कमरे से निकल गया। सुबह के 7 बजे जब पीहू की आंखें खुली तब उसे बिस्तर का साइड खाली देखा। उसने हैरानी से कहा, चले गए? उसने हाथ घुमा कर देखा था, जगह पूरी ठंडी थी। उसने कहा, मतलब बहुत देर पहले ही चले गए हैं? वह जल्दी से खड़ी हुई और बालकनी की तरफ गई। बालकनी में करीब 20 से 30 सिगरेट के टुकड़े हुए थे। उसने हैरानी से कहा, अक्षय को क्या हुआ है? पीहू के चेहरे पर इस वक्त परेशानी नजर आ रही थी। उसने अपना मोबाइल उठाकर अक्षय को फोन किया। काफी देर तक रिंग जाने के बाद भी अक्षय ने फोन नहीं उठाया। पीहू ने परेशानी से कहा, ये अक्षु क्या हो गया है? मुझे इग्नोर कर रही हैं? मुझे आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। आपको इतना कहते हुए पीहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे, तभी उसे कमरे से एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, मामा कहाँ हो आप? उसने पीछे पलट कर देखा, उसकी नन्ही शैतान नाइट सूट पहनकर कमरे में आ गई थी। वह जल्दी से कमरे में गई और उसने कुहू को गोद में उठाकर कहा, मेरी बेबी इतनी जल्दी उठ गई? कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा बेबी जल्दी ही उठती है क्योंकि बेबी को स्ट्रांग बनाना है ना। डैडी ने कहा है कि बेबी को खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहना होगा, इसलिए बेबी हर रोज सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग के लिए जाती है। पीहू ने कहा, ओके बेबी। आपने डैडी को देखा? पीहू ने परेशानी भरी आवाज में पूछा। कुहू ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, डैडी तो बेबी को दिखाई नहीं दिए। आपको पता है डैडी हर रात को बेबी को गुड नाइट किस्सी देते हैं, पर डैडी कल नहीं आए। बेबी को बहुत गुस्सा आया, इसलिए बेबी अब डैडी से कट्टी कर लेगी। पीहू ने मुस्कुराते हुए कुहू के माथे पर किस करते हुए कहा, बेबी आपके डैडी किसी बात से शायद परेशान है। उसने मम्मा को भी इग्नोर किया, इसलिए आप डैडी को परेशान मत करना। हमें उनका सपोर्ट बना है, ना कि उनकी परेशानी। पीहू की बात सुनकर कुहू ने मासूमियत से कहा, ठीक है मम्मा, बेबी डैडी को बिल्कुल भी सैड नहीं होने देगी और बेबी डैडी के लिए हमेशा स्ट्रांग बेबी बनकर रहेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद पीहू ने कुहू को तैयार किया और दोनों माँ बेटी नीचे आ गई। नीचे सब लोग ब्रेकफास्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। वसुधा जी ने उन दोनों को अकेला देखकर कहा, अक्षय कहाँ है? पीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए सुबह सुबह ही चले गए। यह सुनकर वसुधा जी ने गुस्से से कहा, यह नालायक लड़का रात को भी नहीं था। ऑफिस का काम जरूरी है, पर फैमिली को वक्त देना भी जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। इस दुनिया में हमें अपने अपनों के साथ जिंदगी जीनी होती है, वरना हम पैसे कमाकर क्या करेंगे अगर हम अपने परिवार वालों के साथ 2 वक्त बैठकर चैन से खाना भी नहीं खा सकते। वसुधा जी की बात सुनकर संगीता जी ने चिप्स खाते हुए कहा, यह लड़का बहुत नालायक हो गया है, इसे आप अपनी छड़ी से पीट पीट कर बताना। वसुधा जी ने कहा, घर आने दो, सच में इसकी छड़ी से पीट पीट कर कुटाई कर दूंगी। जंगल में अनिका और साहिल इस वक्त टेंट बनाकर जंगल के बीचों बीच के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि इस वक्त वह काफी घने जंगल में थे। अनिका साहिल को सबक जरूर सिखाना चाहती थी, पर वह खुद की और उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। साहिल डरने का नाटक करते हुए अनिका से चिपक कर बैठा हुआ था। अनिका का दिल कर रहा था कि वह साहिल की जान ले ले। साहिल किसी बंदर के बच्चे की तरह से चिपका हुआ था। अनिका बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर साहिल था कि मानने को तैयार नहीं था। आखिर में थक हार कर अनिका ने उसे खुद से दूर करना बंद कर दिया।
साहिल ने मन ही मन शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, ना जाने मन और क्या चाहती थी तुम कि मैं खुद ही तुमसे दूर भाग जाऊं, पर तुम्हें शायद पता नहीं साहिल मल्होत्रा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इतना कहकर वह अनिका को पकड़ने लगा। अनिका ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे दबाकर मारना चाहते हो? साहिल ने मासूमियत से कहा, जाने मन अगर तुम मर जाओगी तो मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे? अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें बच्चा पैदा करने की मशीन लगती हूँ? साहिल ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुमसे किसने कहा यह? जाने मन तुम तो मेरी होने वाली बीवी और मेरे होने वाले बच्चों की इकलौती माँ हो। अनिका ने साहिल को खुद से दूर करते हुए कहा, देखो इतना चुपको मत, मुझे अजीब लग रहा है। साहिल ने उसे कस के पकड़े हुए कहा, जाने मन मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर वह जबरदस्ती अनिका से चिपक कर बैठ गया। अनीक ने मन ही मन गुस्से से कहा, इसकी तो मैं जान ले लूंगी। वही जंगल की दूसरी तरफ एक टेंट में अर्नव, अवनी और सात्विक मौजूद थे। असल में सब लोगों के पास 3 ही टेंट थे। एक टेंट तरुण के पास था, एक टेंट अवनी के पास और एक अनिका के पास। अवनी साहिल और अनिका को कोसते हुए लगातार चिप्स खा रही थी। उनकी बैग में उन्होंने कुछ खाने की चीजें भी रखी हुई थी। वही उसके अगल बगल बैठे 2 लोग अपना सर पकड़े हुए थे, क्योंकि जब से वह लोग जंगल में आए थे अवनी 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई थी। आखिर में अर्नव ने थोड़े गुस्से से कहा, देखो मेरी माँ, तुम चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारी आवाज सुन सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर में डीजे बज रहे हो। मैं सच में मर जाऊंगा, प्लीज इतनी जोर जोर से और इतनी बात मत करो। अर्नव की बात सुनकर सात्विक ने कहा, हाँ मेरी प्यारी बहना, तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, पर प्लीज आप अपनी बड़बड़ बंद करो। 1 करोड़ की बात सुनकर अवनी की आंखें चमकने लगी। एक्साइटेड होते हुए कहा, सच में? वैसे भी मुझे 2 महीने की पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली, तो मुझे आपसे तो पैसे लेने ही थे। अब जब आप मुझे खुद ही देने को तैयार हो गए हो तो मैं वादा करती हूँ मैं अगले 1 घंटे तक बोलूंगी नहीं, पर मुझे उसके बदले 1 करोड़ की बात सुनकर सात्विक ने कहा, मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा, 2 घंटे के लिए चुप हो जा। अवनी ने कहा, अब 2 करोड़ के लिए करना तो पड़ेगा। दोपहर का वक्त। अक्षय सुबह से जा चुका था, पर वह घर एक बार भी नहीं आया था। अब पीहू को चिंता हो रही थी, इसलिए वह खुद लंच लेकर मल्होत्रा कॉरपोरेशन के लिए निकल गई थी। वह मन ही मन खुश थी कि अक्षय उसे देखकर अब इग्नोर नहीं करेगा। कुछ देर बाद वह मल्होत्रा कॉरपोरेशन पहुंच चुकी थी। अक्षय का असिस्टेंट राघव उसे अच्छे से पहचानता था, क्योंकि कुछ दिनों पहले अक्षय ने ही उसे बताया था। राघव को वसुधा जी ने फोन करके बता दिया था कि पीहू ऑफिस आ रही है, इसलिए राघव नीचे खुद राघव पीहू को पिक करने के लिए आया था। वह सीधा प्राइवेट एलिवेटर से पीहू को अक्षय के फ्लोर पर लेकर चला गया। पीहू मुस्कुराते हुए अक्षय के केबिन के तरफ जा रही थी। केबिन के डोर पर उसने नॉक किया। अक्षय की एक गंभीर आवाज सुनाई दी, कम इन। पीहू ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कमरे में धुआं ही धुआं था और अक्षय ग्लास से मुंबई की बिल्डिंग्स देख रहा था। इस वक्त उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 दिनों से नहाया ही ना हो। उसके आंखें अभी भी लाल थी। पीहू ने चिंता करते हुए कहा, अक्षु आपको क्या हुआ है? पीहू की आवाज सुनकर अक्षय की मुट्ठी गुस्से से कस गई। उसने पीछे पलटकर की तरफ पीहू की तरफ देखा। अक्षय की आंखें देखकर एक पल के लिए भी पीहू डर गई। उसने कहा, क्या हुआ है, मुझे बताइए। अक्षय ने कहा, यहाँ से चली जाओ। अक्षय की बेरुखी देखकर पीहू को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने खुद को रोने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ आपको? अक्षु आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? आपने रात को भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव किया और आज सुबह भी आप मुझे बिना बताए ऑफिस चले आए। अब मैं आपके लिए लंच लेकर आई हो तो आप मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। यह सब कहते हुए उसका गला भारी हो गया था।
अक्षय की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा निकलो यहाँ से। अक्षय के इस तरह से चिल्लाने के कारण भी पीहू 2 कदम पीछे सरक गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आखिर में उसे संभाला नहीं गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अक्षय ने गुस्से से अपनी आंखें कस के बंद कर ली और मन में कहा धोखेबाजों को इसी तरह से रोना पड़ता है। पीहू को रोता देख अक्षय ने अपना मुंह फेर लिया। उसके हाथों की मुट्ठी अभी भी कसी हुई थी। पीहू को हैरानी हो रही थी कि जो अक्षय उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, अब वह उसके इस तरह से रोने के बाद भी उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देख रहा है। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। उसे आज दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसके रीबर्थ के बाद अक्षय से जो प्यार उससे मिला था, उसके बाद वह अपने पिछले जन्म के सभी दुखों को भूल गई थी। पर अब अक्षय की बेरुखी ने उसके जख्मों को ताज़ा कर दिया था। उसने मन ही मन कहा क्या हो गया है आपको अक्षय? हमारी अच्छी खासी जिंदगी में आप क्यों कड़वाहट घोल रहे हैं? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इतना कहते हुए पीहू रोते रोते ऑफिस से बाहर भाग गई। राघव ने जब उसे इस तरह से आते देखा तो वह उसके पीछे गया, पर पीहू ने उसे इग्नोर किया और सीधा प्राइवेट एलिवेटर में बैठकर नीचे चली गई। वही उसके जाने के बाद अक्षय ने गुस्से से केबिन में रखा हुआ सामान तोड़ना शुरू कर दिया। वह लगातार हर एक चीज को उठा उठा कर पटक रहा था। उसने गुस्से से कहा क्यों तुमने ऐसा किया? पीहू, इस बार मैं सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता था, पर तुम्हारा धोखा फिर से मेरी बेटी की जान ले, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वही पीहू रोते रोते आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसने ड्राइवर से घर चलने को कहा, तभी उसके मोबाइल पर विशाल का कॉल आया। विशाल को कॉल देखकर उसने रोना बंद कर दिया। उसने मन ही मन कहा पहले मुझे इस प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। उसने विशाल का फोन उठाकर कहा हाँ विशाल बोलो। विशाल ने मीठी आवाज में कहा बेबी क्या हम मिल सकते हैं? तुमने कहा था कल हम मिलेंगे। उसके मुंह से बेबी सुनकर पीयू की आंखें गुस्से से लाल हो गए। फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा रुको मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। कुछ देर बाद पीहू और विशाल दोनों मेरी गोल्ड कॉफी हाउस में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। विशाल मुस्कुराते हुए लगातार पीहू को देख रहा था। पीहू भी चेहरे पर नकली मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। विशाल ने प्यार से कहा पीहू तुम कितने दिनों से मुझसे नहीं मिली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? पीहू ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा मुझे तो तुम्हारी याद सुबह शाम दिन रात आती है विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई है, पर क्या तुम इस तरह से जबरदस्ती से बंधे किसी रिश्ते में रहना चाहती हो? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा मैं भी यही सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके अपने पति को तलाक दे दो। तुम मेरा साथ दोगे ना विशाल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बचपन से अब तक मैंने हमेशा जिस तरह से तुम्हारा साथ दिया है आगे भी देता रहूँगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अपने हाथ पर विशाल के हाथों की पकड़ देखकर पीहू के आंखें गुस्से से भर गई। खुद को संभाल कर कहा खुद से ज्यादा भरोसा है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। केबिन में अक्षय गुस्से से लाल आंखें लिए यह लाइव फुटेज देख रहा था। उसने दोनों के बीच होने वाली हर एक बात सुन ली। इस वक्त उसके आसपास का ऑरा इतना खतरनाक हो गया था कि अगर कोई उसे इस तरह से देख ले तो हार्ट अटैक से ही मर जाए। उसने गुस्से से लैपटॉप उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा मुझे लगा था इस बार तुम कोई गलती नहीं करोगी, पर नहीं, तुम अभी भी वही बेवकूफ और बदमाश लड़की हो। पर इस बार तुम्हारी बेवकूफी में अपनी बेटी को बलि नहीं चढ़ने दूंगा। इतना कहकर अक्षय ने गुस्से से गाड़ी की चाबी उठाई और केबिन से बाहर निकल गया। एपिसोड 51 अक्षय का एक्सीडेंट, पीहू की बेचैनी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आते होंगे।
मैंने कमेंट पढ़े जहां पर लिखा हुआ था कि अच्छी खासी कहानी चल रही है, पर क्यों गलतफहमी क्रिएट कर रही हो। तो गाइस, बिना गलतफहमी के उनका प्यार मजबूत भी नहीं होगा। गलतफहमी जल्दी ही दूर होगी, उसके बाद उनका बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर गुस्से से कार ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे ही उसके बॉडीगार्ड्स आ रहे थे, पर अक्षय की गाड़ी काफी ज्यादा तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, या फिर यह कह सकते हैं उड़ रही थी। अक्षय काफी सारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ चुका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके कानों में बार बार पीहू के शब्द गूंज रहे थे, जब वह विशाल से कह रही थी कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ। अक्षय ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारा। गाड़ी काफी स्पीड से थी, जिस वजह से बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी साइड में चली गई, पर अक्षय ने जल्दी से उसे ठीक से ट्रैक पर वापस लाया। अक्षय गुस्से से कार ड्राइव करते हुए खुद में बड़बड़ा रहा था, तुम्हें फिर से वही बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी बीवी। पिछली बार भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सबकी जान चली गई, पर तुम अभी भी नहीं सुधरी। तुम्हें अभी भी उस विशाल पर मुझसे ज्यादा यकीन है। माना कि पिछली बार गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, तुम पर ध्यान नहीं दिया, पर इस बार मैंने अपने प्यार से तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश की, पर तुम फिर भी उस विशाल के पास चली गई। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? यह सब कहते हुए अक्षय की आंखों से अंगारे दहक रहे थे। अक्षय बिना किसी मंजिल के लगातार गाड़ी दौड़ा रहा था। मैंने सोचा था कि हम इस बार एक हैप्पी फैमिली बनकर जिएंगे, पर शायद तुम्हें हमारी फैमिली में खुशियाँ पसंद नहीं है। तुमने एक बार भी कुहू के बारे में भी नहीं सोचा। भगवान ने हमें एक और मौका दिया था अपनी जिंदगी सुधारने का, पर तुम इस जिंदगी में भी वही गलती दोहराना चाहती हो जो पिछली बार दोहराई थी। पर इस बार तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वह मेरे भाई की अमानत है। मेरे लिए वह मेरी जान से ज्यादा कीमती है। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भगवान ने दूसरा मौका देने के बाद भी तुम नहीं सुधरी। जिंदगी इंसान को एक मौका देती है, पर हमें दूसरा मौका मिला जिसे तुम गंवाना चाहती हो। पर इस बार अपने दुश्मनों को तुम्हें खुद पहचानना होगा। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। कहते हुए अक्षय लगातार कार ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे आ रहे उसके बॉडीगार्ड्स काफी पीछे छूट गए थे। बॉडीगार्ड का हेड रोहित लगातार सबके साथ कांटेक्ट में था। उसने घबरा कर कहा, सर इतनी तेजी से गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हैं? दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हमें नहीं पता, हम उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडीगार्ड से लगातार अक्षय का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, पर अक्षय हद से ज्यादा तेज कार ड्राइव कर रहा था। वही पीहू विशाल से मिलने के बाद मल्होत्रा मेंशन वापस आ गई थी। इस वक्त वह अपने कमरे में थी। उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक तो पहले अक्षय के साथ उसका झगड़ा और अक्षय की बेरुखी याद करके उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वहीं फिर विशाल का उसे छूना उसे और ज्यादा गंदा लग रहा था। पीहू इस वक्त खिड़की से बगीचे में लगे फूलों को देख रही थी। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, अक्षु आप कहाँ हैं? आपके बिना मेरी जिंदगी मुरझाए हुए फूल से कम नहीं है। यह पूरी जिंदगी में आपके नाम करना चाहती हूँ। जानती हूँ पिछली बार की गलती के कारण हम सब ने अपनी जान गंवाई थी, और मेरी बेटी की चीखें मैं आज भी नहीं भूली हूँ। वादा करती हूँ हर एक इंसान से अपनी बेटी आपके और दादाजी के जख्मों का हिसाब लूंगी। बस एक बार मेरे जाल में यह सभी फंस जाए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि हमारा नाता सिर्फ इस जन्म का नहीं हर जन्म का है। शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मैं आपको सब सच बता दूंगी। पीहू लगातार बालकनी से गार्डन में लगे हुए रंग बिरंगी फूलों को देख रही थी। तभी उसकी नजर गार्डन में खेल रही कुहू पर गई, जो कि ब्लूजो के साथ खेल रही थी। पीहू मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देख रही थी।
कुहू को इस तरह से खुश देखकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पीहू ने मन ही मन का, आपकी मम्मा आपको इतना प्यार देगी कि आप अपने हर जख्म भूल जाओगी। जानती हो कि आपको कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे याद है आपके जख्मों, आपकी चीखें और आपका रोना। आज भी मुझे सपनों में वह दिन डराता है। किस तरह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया था, पर भगवान जी ने हमें एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी खुशी से जीने का, जिसे मैं कभी वेस्ट नहीं होने दूंगी। वह यह सब मन ही मन सोच रही थी कि अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसे अजीब सा लगने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? अक्षय कहाँ है आप? उसने इतना कहा ही था कि उसके दिल की धड़कन अपने आप शांत हो गई। यह महसूस करते ही पीयू ने गहरी सांस ली और कहा, अब आपके लिए ही जीना और मरना है अक्षु। बस भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस आपकी बाहों में लूं। वहीं अक्षय हवा से बातें करते हुए मुंबई के सड़कों पर दौड़ रही थी। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वह 200 की स्पीड से गाड़ी भगा रहा है। अक्षय की नजर रोड क्रॉस कर रहे एक छोटी बच्ची पर गई, जो कि आधे रास्ते में आ चुकी थी। अक्षय ने ब्रेक पर पैर रखा, पर ब्रेक नहीं लग रहा था। यह देखकर अक्षय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारा, क्योंकि वह जानता था कि इस बार उसने गलती की है। अक्षय की हजारों दुश्मन थे जो कि उसे मारने के लिए ना जाने कब से इंतजार करते रहते थे। इसलिए अक्षय जब भी किसी गाड़ी में बैठकर कहीं जाता था, तब पहले उस गाड़ी को अच्छे से चेक किया जाता था कि कहीं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर आज अक्षय अपने गुस्से के चक्कर में बिना किसी को बताए सीधा गाड़ी में बैठकर निकल आया था। और शायद यही मौका उसके दुश्मनों के लिए सबसे अच्छा मौका था। अक्षय ने ध्यान दिया, उसकी गाड़ी लड़की के काफी करीब पहुंच गई थी। उसने गाड़ी को साइड में टर्न किया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आई लव यू माय एंजल्स। अक्षय की गाड़ी साइड में एक पेड़ से जोर की आवाज के साथ टकरा गई। इसी के साथ अक्षय का सर स्टीयरिंग व्हील पर धड़ाम से लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। उसके सर से खून बहने लगा। वही अक्षय के बॉडीगार्ड्स जो उसका पीछा कर रहे थे, उनकी गाड़ी जल्दी से वहां पर आकर रुकी। यह एक सुनसान रास्ता था। उन्होंने जैसे ही अक्षय की गाड़ी की हालत देखी, सभी बॉडीगार्ड दौड़ते हुए अक्षय की कार की तरह आए। मल्होत्रा मेंशन। पीहू इस वक्त हॉल में मौजूद थे और वसुधा जी, संगीता जी और कृपा जी के साथ बातें कर रही थी। उसका दिल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप बैठी हुई थी। अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने अपने सीने पर हाथ रख कर धीरे से अपने मन में कहा, अक्षु। अचानक से उसके दिल की धड़कन है और ज्यादा तेज हो गई। पीहू को काफी बेचैनी हो रही थी। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और लिविंग रूम में टहलने रखी। पीहू के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ साफ नजर आ रही थी। वसुधा जी ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ पीहू? पीहू ने अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, बहुत अजीब लग रहा है दादी माँ। वसुधा जी ने चिंता करते हुए कहा कि हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पीहू ने बेचैनी से कहा, हमें बहुत अजीब और बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा हुआ है। दादी, पीहू की बात सुनकर वसुधा जी ने कहा, क्या हुआ? आपको कैसा लग रहा है? पीहू को अब काफी बेचैनी हो रही थी। उसे एक जगह पर बैठा भी नहीं जा रहा था और खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और अक्षय के नंबर पर कॉल किया। उधर से आवाज सुनाई दी, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं उनका फोन अभी स्विच ऑफ है। पीहू को इस तरह से रिएक्ट करता देख संगीता जी, कृपा जी और वसुधा जी ने चिंता से कहा, क्या हुआ पीहू आपको? पीहू के चेहरे पर घबराहट और माथे पर पसीने की बूंदें थी। वह लगातार अपने फोन से अक्षय को फोन करने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षय फोन नहीं उठा रहा था। वसुधा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? पीयू ने इस बार भरे हुए गले के साथ कहा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अक्षु के साथ कुछ बुरा हुआ है। वह हमसे नाराज है दादी माँ।
पीहू की बात सुनकर वसुधा जी ने उसे गले लगा कर कहा, तो इसलिए हमारी बच्ची सुबह से उदास है, आने दो उस नालायक को, उसकी टांगे तोड़ दूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी बच्ची को रुलाने की। इतना कहकर उन्होंने पीहू को अपने सीने से लगा लिया, उन्हें गले लगाया। पीहू उनके कंधे पर सर रखकर धीरे धीरे सुबकने लगी। उसके दिल से अभी भी अक्षय के लिए चिंता नहीं गई थी। वह मन ही मन कह रही थी, अक्षय आप कहाँ हो, प्लीज गुस्सा करना है तो कर लो, पर जल्दी मेरे पास आ जाओ। वसुधा जी ने उसे गले से लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश की, पर पीहू फिर भी शांत नहीं हो रही थी। उसका दिल अभी भी बेचैनी से धड़क रहा था। उसने रोते हुए कहा, हमें अक्षय से बात करनी है दादी माँ। पीहू का उदास चेहरा और उसे रोता देख वसुधा जी ने कहा, ठीक है आप चिंता मत करो, हम अक्षय के पिए राघव को फोन करते हैं। वसुधा जी ने अपना मोबाइल निकालकर राघव को फोन किया। राघव इस वक्त मल्होत्रा कारपोरेशन में ही था। वसुधा जी ने उसे फोन करने के बाद कहा, अक्षय कहाँ है? राघव ने डरते हुए कहा, बड़ी मैडम सर तो गुस्से में गाड़ी की चाबी उठाकर कहीं चले गए, मुझे कुछ नहीं पता सर इस वक्त कहाँ है। वसुधा जी ने गुस्से से कहा, ऐसे कैसे नहीं पता? वसुधा जी की बात सुनकर पीहू की आंखें और ज्यादा भर आई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। राघव ने कहा, पता नहीं मैडम के जाने के कुछ देर बाद सर गुस्से से केबिन से निकलकर कहीं चले गए। वसुधा जी ने चिंता करते हुए कहा, क्या बॉडीगार्ड थे उसके साथ? राघव ने चिंता करते हुए कहा, मैडम सर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वह गाड़ी अकेले ही ड्राइव करते हुए लेकर चले गए थे। उनके पीछे बॉडीगार्ड की टीम गई थी, पर अभी पता नहीं सर कहाँ है। वसुधा जी ने चिंता करते हुए कहा, हमें आप 5 मिनट के अंदर अंदर पता करके बताइए कि अक्षय कहाँ है, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वसुधा जी ने फोन कट कर दिया। अब पीहू जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर संगीता जी ने उसे गले लगा कर कहा, आप शांत हो जाइए, हमारे अक्षय जरूर ठीक होंगे। पीहू ने रोते हुए कहा, माँ वो कल से मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। आज जब मैं केबिन में उनके लिए खाना लेकर गई तब भी वह मुझसे गुस्सा थे। उन्होंने मुझे इसकी वजह भी नहीं बताई। माँ मैंने सच में कुछ नहीं किया, अक्षय क्यों मुझसे इतना गुस्सा है? इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख वसुधा जी ने उसे प्यार से कहा, बेटा आप चिंता मत कीजिए, पति पत्नी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं और हमारा पोता काफी स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा, तो आप इस तरह से छोटे बच्चों की तरह रोना बंद कर कीजिए। वसुधा जी पीहू को यह सब कह रही थी कि अचानक से उन्हें एक प्यारी मगर गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, किसने बेबी की मम्मा को रुलाया? सब ने उस तरफ देखा जहां पर कुहू गुस्से से दोनों हाथ कमर पर रखकर उन चारों को घूर रही थी। उसने जैसे ही अपनी मम्मा को इस तरह से रोते देखा, वह दौड़ते हुए आ गई। उसने कस के पीहू के पैरों को गले से लगाकर कहा, मम्मा आप रोना नहीं, बेबी है ना आपके पास। अपनी बेटी की आवाज सुनकर पीहू का रोना कम हो गया। उसने धीरे से संगीता जी के कंधे से अपना सर ऊपर उठाकर नीचे देखा, जहां पर उसकी बेटी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी। यह देखकर वह घुटनों के बल कुहू के सामने बैठ गई। उसने कस के कुहू को गले लगाया और उसके सीने पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। वहीं अपनी मम्मा को इस तरह से रोता देख कुहू के भी आंखों में आंसू आ गए। कुहू भले ही एक स्ट्रांग बच्ची थी, पर वह अभी सिर्फ 4 साल की थी और इतने दिनों बाद उसे उसकी मम्मा मिली थी, तो जाहिर बात थी कि वह अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी और प्यार भी करती थी। इसलिए वह अपनी मम्मा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से पीहू की पीठ को सहलाते हुए कहा, मम्मा आप रो मत, बेबी है ना आपके पास, आपको किसने रुलाया बताओ, बेबी उसे पनिश करेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर पीहू ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेबी, मामा को बस आपके डैडी की याद आ रही है,
यह सुनकर कुहू ने गुस्से से अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, मतलब मम्मा आप डैडी की वजह से रो रही हो, आने दो डैडी को, बेबी डैडी को अच्छे से पनिश करेगी। कुहू की बात सुनकर पीहू ने रोते हुए मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उससे ही करती थी। सुनसान सड़क पर जहां पर अक्षय की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, अक्षय के बॉडीगार्ड्स ने अक्षय को गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। अक्षय इस वक्त बेहोश था और उसके माथे से लगातार खून निकल रहा था। एक बॉडीगार्ड ने चिंता करते हुए कहा, हमें जल्दी सर को हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, जल्दी करो सर को कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने अक्षय को कार में बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ चले गए। वही हेड बॉडीगार्ड रोहित ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाकर राघव को फोन किया। राघव अभी भी चिंता में हर किसी को फोन करके अक्षय के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वसुधा जी ने उसे खुलेआम धमकी दे दी थी। जैसे ही उसके मोबाइल पर रोहित का फोन आया, उसने जल्दी से फोन उठाकर कहा, सर कहाँ है रोहित? रोहित ने डरते हुए कहा, राघव सर, अक्षय सर का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें वसुधा हेल्थ एंड केयर हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। रोहित की बात सुनकर राघव ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, से सर का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तुम सब तो उनके साथ थे ना? रोहित ने घबराहट के मारे डरते हुए कहा, सर वो सर जिस गाड़ी में निकले थे उस गाड़ी का किसी ने ब्रेक फेल कर दिया था और हमारे चेक करने से पहले ही सर उसे लेकर चले गए थे। राघव ने चिंता करते हुए कहा, सर की कंडीशन कैसी है? रोहित ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, सर के माथे से काफी खून बह रहा है। राघव ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से सर को लेकर पहुँचे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। रोहित ने अपना जवाब दिया और फोन रख दिया। वही बॉडीगार्ड अक्षय को लेकर वसुधा हेल्थ एंड केयर हॉस्पिटल पहुँचे। वसुधा हेल्थ केयर हॉस्पिटल वसुधा जी के नाम पर ओम जी ने 40 साल पहले शुरू किया था, जो कि अब मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। बॉडीगार्ड अक्षय को लेकर सीधा 3rd फ्लोर पर चले गए। 3 RD फ्लोर सिर्फ मल्होत्रा फैमिली के लोगों के लिए बुक रहता था। उन्होंने पहले ही डॉक्टर की टीम को इन्फॉर्म कर दिया था। अक्षय को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। उसके सर से लगातार खून बह रहा था और उसका चेहरा भी सफेद पड़ रहा था। डॉक्टर जल्दी से अक्षय को इमरजेंसी वार्ड में लेकर चले गए। वहीं राघव ने डरते हुए अपना मोबाइल उठाकर मल्होत्रा मेंशन के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। लिविंग रूम में अभी भी दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाकर खड़ी थी। पीयू की बेचैनी अभी भी कम नहीं हो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, जिसका कारण वह खुद नहीं समझ पा रही थी। तभी लैंडलाइन बजा। संगीता जी उसके पास थी, इसलिए उन्होंने फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से राघव की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मैडम अक्षय सर का एक्सीडेंट हो गया है। वही संगीता जी ने जैसे ही यह सुना, उनके हाथों से फोन टूटकर नीचे गिर गया। उनका यह रिएक्शन देखकर बाकी सब ने घबराकर कहा, क्या हुआ? संगीता जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कांपते होठों से कहा, अक्षय का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर पीयू, जो कि कुहू को गले लगाए हुए थे, अचानक से उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। किस तरह से अक्षय ने उसकी बाहों में दम तोड़ा था, यह याद आते ही उसका सर चकराने लगा और वह धड़ाम से जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। इसी के साथ कुहू जोर से चीखी, मम्मा। आज के लिए बस इतना ही। क्या यही तक था? पीहू और अक्षय का साथ जानने के लिए बने रही मेरे साथ। कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तो अक्षय और पीहू को यह भी नहीं पता है कि दोनों को अपनी पुरानी जिंदगी याद है। उन्हें अब पता भी चलेगा और फिर कुछ पुराने राज खुलेंगे और कुकर बॉयफ्रेंड कुछ एपिसोड बाद आपको देखने को मिलेगा और दीदा भी।